हेलो, वेलकम दिस वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, एक क्वेश्चन आया होगा कि 1815 के बाद कंजर्वेटिव न्यू फॉर्म में कैसे आया, है ना? तो आपको मैंने बताया था कि जो नेपोलियन थे वो वाटरलू की वॉर में 1815 में डिफीट हो गए, हार गए। ठीक है। और इसमें जो है, जब नेपोलियन हार गए वाटरलू की वॉर में, तब एक ब्रिटेन, प्रूशिया और रशिया जो यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने मिल करके जो है एक कहना चाहिए ट्रीटी की, वियना नाम की जगह पर। उसको ट्रीटी ऑफ वियना कहा जाता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले आप ये समझिए कि हु आर कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स हैं कौन? तो आपने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स। ठीक है। तो आप रिकॉल करिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जो सोसाइटीज़ के थे उनको प्रिजर्व करने के फेवर में थे। ठीक है। अब ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? मोनार्की होती है, ठीक है, फ्यूडल स्ट्रक्चर होता है, ठीक, चर्च हैं, ये जो ऑर्डर था सोसाइटी का, उसको प्रिजर्व करने के या कंटिन्यू करने के फेवर में थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मॉडर्न ऐसा नहीं था कि वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को ही रखना चाहते थे, बल्कि एक चीज़ और थी। वो क्या चाहते थे कि इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्न प्रिंसिपल जो थे उनको भी अडॉप्ट करना चाहते थे। ठीक है। क्यों करना चाहते थे अडॉप्ट? इसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न क्या था? ताकि उनके जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो और स्ट्रांग होकर के कंटिन्यू रहें या वो चलते रहें। इसमें मॉडर्न आर्मी और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अब ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है वो डिपार्टमेंट जो कि रूलर का जो है वो रूल चलाता है, जो कानूनों को लागू करता है। ठीक है, वो कहलाता है ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी जितनी एफिशिएंट होगी उतना ही रूल बढ़िया होगा। ठीक। और आर्मी जो है वो मॉडर्नाइज की जाए, वो इसके फेवर में थे। ठीक है। अब पॉइंट आता है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। 1815 में नेपोलियन जो था वो वाटरलू के वॉर में हार गए। ठीक है। अब वाटरलू की वॉर जो हुई 1815 में, तो यूरोपियन पावर्स ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया। अब यूरोपियन पावर्स कौन कौन सी थी? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और रशिया। ठीक है, ये जो थी यूरोपियन पावर्स थी। क्लियर? अब जब नेपोलियन हार गए 1815 में, उसके बाद जो यूरोपियन पावर्स थी वो वियना नाम की जगह पर मिली। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई वियना में। वियना एक जगह है और इसलिए इसका नाम जो है वो वियना कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मीटिंग थी वो वियना में बुलाई गई थी। ठीक है। अब ये जो मीटिंग थी इसको हम वियना कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आप अगर बुक में पढ़ो कि वियना कांग्रेस पढ़ोगे तो आप ये कहोगे सर ने तो हमें मीटिंग इन वियना बताया, ये वियना कांग्रेस क्या है? तो बेटा मीटिंग इन वियना, वियना कांग्रेस एक ही चीज़ है। ठीक है। तो वियना कांग्रेस जो थी उसको ऑर्गेनाइज किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। देखिए, ड्यूक मैटरनिक का नाम याद रखिएगा क्योंकि इनका नाम आगे भी आपके इस लेसन में आएगा। ठीक है। तो ड्यूक मैटरनिक का नाम आप मत भूलिएगा। ठीक। अब जो मैंने अभी आपको बताया कि वियना नाम की जगह पर एक मीटिंग बुलाई, वियना कांग्रेस जिसे कहा जाता है, वहाँ पर ट्रीटी ऑफ वियना
एक समझौता हुआ, एक संधि हुई, क्योंकि वियना में हुई तो इसलिए इसका नाम वियना, ट्रीटी ऑफ वियना, और 1815 में हुई तो इसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। तो इसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और रशिया ये कंट्री शामिल हुए, और नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के रूलर थे वो भी इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना में सबसे पहला काम क्या किया, बोरबोन डायनेस्टी जो है उसको वापस लाया गया। इज दैट क्लियर? अब बोरबोन डायनेस्टी क्या थी, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा। ये जो किंग लुइस 16 थे वो बोरबोन डायनेस्टी से रिलेटेड थे। ठीक है, जिन्हें हटा दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में। तो इसलिए उस बोरबोन डायनेस्टी को दोबारा से लाया गया, पहली चीज़। दूसरा, फ्रांस ने जो टेरिटरीज़ को वॉर्स में हरा दिया था वो जो है टेरिटरीज़ वापस ले ली गई। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो जो वॉर होती है, जब उसमें कोई हार जाता है तो उसकी जो है टेरिटरीज़ को मिला लिया जाता है। तो उसको एक हिस्ट्री में एक वर्ड आता है मिला लेने को, एनेक्स्ड। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा तो उसको नोट कर लो, आपके काम में आएगा। ठीक है। दूसरा, फ्रांस अब इन फ्यूचर में फ्रांस अपनी टेरिटरीज को या अपने किंगडम को ना बढ़ा सके, इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। ठीक है, अब स्टेप्स क्या क्या लिए गए वो देख लीजिए। स्टेप्स ये लिए गए कि फ्रांस की जो बाउंड्री थी, ठीक है, जो फिजिकल टेरिटरीज की जो बाउंड्रीज थी उस पर जो है स्टेट जो है वो बनाए गए। ठीक है, तो जो टेरिटरीज थी, अभी मैंने बताया ना आपको कि फ्रांस के एक्सपेंशन को रोकने के लिए उसकी बाउंड्रीज पर कुछ स्टेट्स बना दिए गए। तो वो जो स्टेट्स जो थे वो ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया को दे दिए गए। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया, ताकि अगर फ्रांस किसी कंट्री पर अटैक करता है तो पहले वो टेरिटरीज पर उसको क्रॉस करना पड़ेगा और उतनी देर में उस पर जो है कंट्रोल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है फ्रांस के बॉर्डर पे डिफरेंट जो थे स्टेट्स बना दिए गए। ठीक है, कंजर्वेटिव रिजाइम वॉज इस्टेब्लिश्ड। अब जो रिजाइम थी, रिजाइम माने रूलर किंगडम जो थी, जो उस समय इस्टेब्लिश की गई थी, वो ऑटोक्रेटिक थी। ऑटोक्रेटिक समझते हो ना? ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि वो रूलर जो अपनी क्रिटिसिज्म को, अपनी बुराई को टॉलरेट ना कर सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब ये है कि जो भी काम होगा वो गवर्नमेंट की परमिशन से होगा, विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन से कोई काम नहीं होगा। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर भी प्रिंट होगा तो पहले गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी और जब वो ओके करेगी तो न्यूज़पेपर प्रिंट होगा। इसी तरह से ऐसे हैं, प्रिंटिंग है, और आपके क्या कहते हैं लेक्चर्स हैं। ठीक है, ये आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल दे कैन बी प्रिंटेड और डिलीवर। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था 1789 में, उसकी मेमोरीज जो थी लोगों के दिमाग में बिल्कुल फ्रेश थी। ठीक है, और फ्रेश होने की वजह से वो लोगों को इंस्पायर कर रही थी दूसरा रेवोल्यूशन करने के लिए। इज दैट ओके? ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट का आपका आता है रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, रेवोल्यूशनरीज को देखने से पहले आप समझ लीजिए कि 1815 में जब बोनापार्ट, नेपोलियन हार गए, ठीक है, तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए या गायब हो गए।
ठीक है। और सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं वो बनने लगी, ठीक। अब वो अंडरग्राउंड क्यों हुए? क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर वो कोई भी काम करते हैं तो उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा, इसलिए वो जो है अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है। और जो सीक्रेट सोसाइटीज इस्टेब्लिश की गई, उनका काम क्या था? रेवोल्यूशन के आइडियाज़ को फैलाना, ठीक है, लोगों को बताना, ठीक है। अब उस समय रेवोल्यूशनरीज का मतलब होता था कि मोनार्की को अपोज करना, मोनार्की को क्या करना? उसका विरोध करना, ठीक है। और वो मोनार्की जो वियना कांग्रेस के बाद यानी कि 1815 के बाद रीस्टोर की गई थी या इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। तो इनमें से जो रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना रेवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यू रखा, लेकिन चोरी छुपे, ठीक है। और वो उनका जो स्ट्रगल थी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए थी, ठीक है। उनका स्ट्रगल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? लिबर्टी और फ्रीडम, ठीक। जो उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनको हटाया जाए और उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो राइट है वो दिया जाए, ठीक है। इसमें एक नाम आता है रेवोल्यूशनरीज में, गाइसेप मार्जिनी। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये जो है आपके जो लेसन आगे हम पढ़ाएंगे उसमें जो है ये काम में आएगा, ठीक है, क्योंकि इनका नाम अभी दोबारा फिर से आएगा, ठीक। गाइसेप मार्जिनी जो थे वो जेनेवा में 1807 में इनका जन्म हुआ था और सीक्रेट सोसाइटी के ये मेंबर थे, ठीक है। 24 इयर्स के ये यंग मैन थे और 1831 में इन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। जब देश से बाहर क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि ये मोनार्की को अपोज कर रहे थे, इसलिए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? वहाँ पर सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं उसने बनाई या फॉर्म कर ली, ठीक। सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म कर ली, ठीक है। और यंग इटली जो है वो मर्साइल्स में बनाया, यानी कहने का मतलब ये है कि इटली में यंग सोसाइटीज़ बनाई गई। जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी उनका नाम यंग सोसाइटीज़ था इटली में, और मर्साइल जो था वो जर्मनी में था, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने कहना चाहिए इटालियन लिबर्टी को या इटली के यूनिफिकेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। इसी के साथ ही ये जो है एक तरीके से फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड, ठीक है, उनके लिए एक मॉडल बन गए। मॉडल समझते हो ना? एक एग्जाम्पल बन गए। और इन देशों में भी जो है वो यूनिफिकेशन के लिए स्ट्रगल शुरू हो गया इनको देख कर लेते, ठीक है। अब जो मैटरनिक थे, ड्यूक मैटरनिक, ठीक है, ड्यूक मैटरनिक ने इन्हें जैसे गाइसेप मार्जिनी को सोशल ऑर्डर के लिए सबसे डेंजरस पर्सन कहा, ठीक। अब गाइसेप मार्जिनी जो है उनके क्या आइडियाज़ थे वो आप समझ लीजिए। एक तो वो ये बिलीव करते थे कि गॉड जो है उन्होंने नेशंस को नेचुरल यूनिट्स बनाया, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है। जैसे होता है नेचुरल, आप देखते होगे कि कहीं जाते होगे तो जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप से उगाते हैं, वो नेचुरल होते हैं, उनको कोई लगाता नहीं है। तो इसी तरह से नेशन जो है वो एक नेचुरल यूनिट्स हैं, ठीक है। तो वो क्या चाहते थे? वो ये नहीं चाहते थे कि इटली जो है वो एक पैचेस, टुकड़ों में बटा रहे, इसलिए वो इटली को यूनिफाइड करना चाहते थे, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने एफर्ट्स भी किए, ठीक। इसमें जो डिटेल है वो हम आपको इसी लेसन में जब और वीडियो लेक्चर लेंगे
तो उसमें अलग से डिटेल में आपको बताएंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। तो उसमें ये गाइसेप मार्जिनी का नाम भी आएगा, तो उसको आपको रिकॉल करना है, इसलिए इसको ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ रेवोल्यूशन में हम 1830 से 1848 तक के जो इंसिडेंट्स हैं, ये जो रेवोल्यूशंस हुए हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो उनको पढ़ने से पहले आप एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन कहते हैं कि किस ईयर में कौन सा रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, या कौन सी इंसिडेंट हुई। वो एक तो आपने पढ़ाई है क्लास 9th में, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद जो है इंग्लिश हटा दिए गए, फिर जो है वो जैकोबिन गवर्नमेंट आई। जैकोबिन्स यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से जब सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर रूल ऑफ डायरेक्टरी है हुआ। रूल ऑफ डायरेक्टरी को में जो है वो 5 मेंबर्स थे डायरेक्टरी के, है ना। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, अब डायरेक्टरी जो थी उनका जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनसे हमेशा क्लैश रहता था, झगड़ा चलता रहता था। इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है उसको ओवर पावर कर लिया, ठीक है, या उस पर अधिकार कर लिया, और 1804 में जो है वो फ्रांस के रूलर बन गए, ठीक है। जब नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में वाटरलू में हारे, तब कंजर्वेटिव्स ने जो है उनकी जगह ले ली, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ट्रीटी ऑफ वियना कांग्रेस, जहाँ पर जो है कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है वो रीस्टोर किया गया था, ठीक है। तो 1815 से 1830 तक कंजर्वेटिव एरा चलता है, कंजर्वेटिव पीरियड कहा जाता है, यानी कि 15 से 1830 तक जो है वो कंजर्वेटिव्स ने रूल किया, ठीक है। और 1830 में जब रिवोल्ट हुआ तो लिबरल रेडिकल्स जो थे, ठीक है, उन्होंने जो है रूल जो है किया, ठीक है। तो जो नेशनलिस्ट थे वो एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो इलाइट्स थे उनसे रिलेटेड थे, ठीक। इसमें प्रोफेशनल टीचर्स और क्लर्क वगैरह जो है आपके आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक टाइमलाइन थी, आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कब कौन कौन सी इंसिडेंट हुई, ठीक। अब देखिए, पहली जो इंसिडेंट हुई थी फ्रांस में वो जुलाई 1813 में हुई। 1830 में फ्रांस में सबसे पहली जो है वो रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। अब देखिए ड्यूक मैटरनिक, फिर ड्यूक मैटरनिक आ गए, इनको आपको याद रखना। ड्यूक मैटरनिक ने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। आप देखते होंगे ना कि अगर किसी को सर्दी जुकाम होता है, ठीक, और वो अगर छींकता है तो पास वाले व्यक्ति को ही जो है वो सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसलिए फ्रांस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि अगर फ्रांस में कोई इंसिडेंट होती थी तो उसका इफेक्ट जो है वो बाकी यूरोप पर भी पड़ता था, ठीक है। उन्होंने लुइस फिलिप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के रूप में जो है बैठा दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपके, है ना। तो अब किंग लुइस फिलिप जो थे वो बोरबोन डायनेस्टी से रिलेटेड थे। तो हमने आपको बताया था कि बोरबोन डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड इन 1815, ठीक है। और जो 1789 में उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से जुलाई में जो है वो बेल्जियम में एक रेवोल्यूशन हुआ और ब्रुसेल्स में ये रेवोल्यूशन हुआ था। और इस रेवोल्यूशन का रिज़ल्ट ये हुआ कि बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया या टूटकर अलग हो गया, ठीक है। आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ हुआ है ब्रेकिंग अवे। ब्रेकिंग अवे का मतलब होता है टूटकर अलग हो जाना, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझ लो कि जो ब्रुसेल्स में रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसकी वजह से जो बेल्जियम है वो
यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लास्ट में क्या, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो ग्रीस जो था वो शुरू में ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था। ठीक है, या आप कह सकते हैं ग्रीक पर ऑटोमन एम्पायर का रूल था, राइट। 15th सेंचुरी से उस पर जो है वो ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहे थे। ठीक है, 1821 में ग्रीक में रेवोल्यूशन शुरू हुआ और स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इसी के साथ शुरू हो गई। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, राइट। तो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्रेडल माने स्टार्टिंग, बिगनिंग। यूरोपियन सिविलाइजेशन की जो है वो स्टार्टिंग जो है वो ग्रीस से हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए ग्रीक को जो है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल कहा जाता है। ठीक है, बिगनिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें हुआ क्या कि जब स्ट्रगल शुरू हुई इंडिपेंडेंस के लिए, तो जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस में, उन्हें जिन ग्रीक्स को बाहर निकाल दिया गया था उनका सपोर्ट मिला, पहली चीज़। ठीक है, और इसके अलावा जो कहना चाहिए कि जो यूरोपियंस थे, वेस्ट यूरोपियंस, जिनकी सिंपैथी थी या जो ग्रीस के को लाइक करते थे, उनका भी सपोर्ट उनको मिला। ठीक है, और इस तरह से ये जो स्ट्रगल थी वो एक मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट में थी। तो ऑटोमन एम्पायर थे वो एक तरह से मुस्लिम एम्पायर थे, उनके अगेंस्ट में जो है उन्होंने स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू की। ठीक है, इसमें एक इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन का नाम भी आता है। तो लॉर्ड बायरन ने फंड इकट्ठा किया और बाद में जो है वो वॉर में चले गए। ठीक है, या युद्ध करने के लिए चले गए थे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, 1824 में उनका जो है डेथ हो गई फीवर की वजह से। ठीक, और आखिर में ग्रीक जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। और इंडिपेंडेंट होने के बाद या इंडिपेंडेंट से पहले एक ट्रीटी हुई कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की जगह पर 1832 में, जिसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटिनोपल में जो ट्रीटी हुई थी, वहाँ पर उस ट्रीटी के अंडर में क्या हुआ, उस ट्रीटी के अंडर से अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी ग्रीक वॉज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से ग्रीक जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर हो गया। ठीक, तो अर्ली दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्ट विद अस। थैंक यू।